नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई भारतीय नागरिक विदेशी धरती पर जाकर आतंकवादी संगठन में शामिल होकर वापस भारत लौट सकता है या नहीं। लीगली इसके ऊपर भारत का संविधान या दुनिया में जो कानून है वो क्या कहते हैं। ये मामला चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुछ साल पहले केरल राज्य से कई लोग आईसिस में शामिल हो गए थे और जब ये आईसिस में लड़ने गए थे तब अपनी वाइफ्स को भी साथ में लेके गए थे। अब ये आदमी तो मर गए लड़ाई में, लेकिन इनकी जो वाइफ्स हैं, इनकी जो बीवियां हैं, इनके बच्चे हैं, ये अभी अफगानिस्तान सरकार के एक डिटेंशन सेंटर में इस वक्त कैद हैं और अब अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाए, लेकिन भारत सरकार इनको अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये एक ट्रिकी लीगल सिचुएशन बन चुकी है जहां पर ये भारतीय नागरिक दूसरे देश की जेल में है या डिटेंशन सेंटर में है, लेकिन वो वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। तो ऐसे में क्या वो वापस भारत आ सकते हैं? लीगली इसका क्या पूरा प्रोसीजर हो सकता है और इसमें क्या अड़चने हैं? इसके लीगल और एथिक्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। क्या इसके प्रो में पॉइंट्स हैं, क्या इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 2016 से 18 के बीच में केरल राज्य के कई लड़के आईसिस को ज्वाइन करने गए थे अफगानिस्तान में। जी हां, आईसिस अफगानिस्तान में भी था। वहां पर खुरासान नाम का जो एक एरिया है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, उसमें काफी समय तक आईसिस का कंट्रोल भी आ गया था एक प्रोविंस में। तो उस समय यहां पर केरल से भी कई लोग गए थे और उनके साथ उनकी वाइफ्स भी गई थी। अब जनरली ये महिलाएं सब जवान थी और कई महिलाओं ने वहां जाकर बच्चों को भी जन्म दिया। 2019 में अफगानिस्तान आर्मी ने आईसिस के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाकर आईसिस को खुरासान से ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस लड़ाई में आईसिस के ज्यादातर फाइटर्स मारे गए थे, लेकिन इनके साथ रहने वाले इनकी जो बीवियां और बच्चे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और आज की तारीख में अफगानिस्तान सरकार के डिटेंशन सेंटर में 408 ऐसी महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं जो आईसिस फाइटर्स के परिवार वाले हैं। ये महिलाएं 13 अलग अलग देशों को बिलोंग करती हैं और अब अफगानिस्तान सरकार इन सभी देशों को कह रही है कि आप अपने नागरिकों को वापस ले जाओ, इनको वहां पर जेल में रखो या इन पर केस चलाओ, जो आपको करना है करो, बट हमारे देश से इनको आप ले लो। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन लोगों को हमेशा अपने पास रख सके। अब इन आईसिस वाइफ्स में 4 महिलाएं भारत की भी हैं और ये चारों ही भारत के केरला राज्य को बिलोंग करती हैं। इनमें से एक महिला शादी के पहले हिंदू थी, उसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल किया और एक मुस्लिम पुरुष से शादी करी और ये आईसिस में जाकर ज्वाइन कर गई। तो ये चारों ही महिलाएं अपने पति के साथ आईसिस में शामिल होने के लिए गई थी अफगानिस्तान केरला से, और 2016 से 18 के बीच में लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया था। अब इनमें से जो फातिमा नाम की लड़की है उसने वहां पर जन्म भी दिया एक बच्चे को और अब ये सभी अफगानिस्तान के डिटेंशन सेंटर में हैं 2019 से। अफगान सरकार पिछले कई महीनों से भारत सरकार से बातचीत कर रही है कि आप अपने देश के नागरिकों को वापस अपने देश की जेल में ही रख लीजिए, लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इनको वापस भारत लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहां से थोड़ा सा पुशबैक मिल रहा है। मार्च के महीने में दिल्ली बेस्ड एक वेबसाइट ने एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार से ये सभी महिलाएं वहां अफगानिस्तान के डिटेंशन सेंटर में रह रही हैं। अब इस वीडियो में ये भी बताया गया था कि ये भारत लौटना चाहती हैं, इनको उम्मीद है कि हम भारत वापस लौट जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इनको भारत वापस लाया जाना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, भारत सरकार इनको वापस क्यों नहीं लाना चाह रही। तो ये रिपैट्रिएशन, जिसका मतलब होता है कि कोई अपने देश वापस आ जाता है, उसको रिपैट्रिएशन कहते हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं, इसके फेवर और अगेंस्ट में कई सारे पॉइंट्स हैं, हमको सभी पॉइंट्स जानने जरूरी हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिपैट्रिएशन कि क्यों इनको वापस अपने देश लाया जाना चाहिए। देखो, सबसे पहला तो एक एथिकल पॉइंट है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, चाहे उसने किसी दूसरे देश में कोई जुर्म भी किया हो, कोई क्राइम भी किया हो, तो उसको वापस भारत लाकर भारत की अदालतों में ट्राई किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें ये बात साफ लिखी गई है कि अगर कोई भारत का नागरिक भारत या विदेशी धरती पर या इवन आउटर स्पेस में भी कोई जुर्म करता है तो उसको भारत की अदालतों में ट्राई किया जा सकता है, तो उनको भारत में भी सजा दी जा सकती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर है। फातिमा की एक 4 साल की बेटी है। अब एक 4 साल की लड़की अफगानिस्तान की जेल में कैसे रह सकती है, तो वो थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसको बच्चे को कम से कम वापस भारत लाना या अपने दादा दादी नाना नानी के पास रखना जरूरी है। अगर माँ को भली जेल हो जाती है, लेकिन कम से कम उस बच्ची का ये अधिकार है कि वो अपना जीवन सही तरीके से जी सके इन द केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी रिश्तेदार उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं।
अगर ये बच्ची अफगानिस्तान में ही बड़ी होती है, वहीं पर रहती है, तो इसकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब से यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तब से वहां अलकायदा और तालिबान फिर से पावरफुल होते जा रहे हैं। और कई एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का शासन आ जाएगा। तो ऐसे में वहां पर रहने वाली महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर फिर से एक खतरा होगा, खास करके जो अफगानिस्तान के नहीं है, बाहर के हैं। और आपको बता दूं कि अलकायदा और आइसिस में वैसे भी टकरार थी, तो अगर जो आइसिस के फाइटर्स हैं उनके परिवार वालों को तो और ज्यादा खतरा होगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को देखें, 1967 का सतवंत सिंह केस है, इसमें यह बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को विदेश जाने का अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 के अधीन शामिल है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो सरकार आपको विदेश जाने से रोक नहीं सकती, आपका ये अधिकार है कि आप विदेश जाएं। लेकिन इस केस में यह कहीं नहीं कहा गया था कि राइट टू रिटर्न भी है। तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड तो बताया गया है, उसको तो आर्टिकल 21 की व्याख्या में शामिल किया गया है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि राइट टू रिटर्न होगा, कि आपको वापस आने का अधिकार भी होगा। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है यहां पर। लेकिन अगर व्यक्ति विदेश जा रहा है तो ये अपने आप मान लिया जाता है कि कभी ना कभी तो लौट कर वो आएगा। तो राइट टू रिटर्न लिखी हुई नहीं है, लेकिन उसको एक कस्टमरी लॉ के रूप में कई बार देखा जाता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि इस फैसले में राइट टू रिटर्न का कोई जिक्र नहीं किया गया था। फिर आते हैं हम इंटरनेशनल लॉ पर। तो देखिए, भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियां साइन करी हुई है, ज्यादातर देशों ने करी हुई है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में स्पष्ट तौर पर लिखा था, आर्टिकल 13(2) में, कि हर इंसान को अपने देश में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा। तो ये तो देखो हमारे भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उससे एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहता है कि हर व्यक्ति को अपने देश छोड़कर वापस आने का अधिकार भी होगा। तो राइट टू रिटर्न जो है, ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे फंडामेंटल राइट्स में पहले से मौजूद है। लेकिन ये राइट टू लीव एंड राइट टू रिटर्न, ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साफ तौर पर कहता है। अगली महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आईसीसीपीआर 1976 से एनफोर्स हुआ था। इसको दुनिया के 173 देश साइन कर चुके हैं, यानी कि यूएन के जो 193 मेंबर्स हैं उनमें से 173 इसको साइन और रेटिफाई कर चुके हैं। कुछ देश हैं जिन्होंने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है, जैसे कि चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। ज्यादातर देशों ने इसको साइन कर रखा है। यह संधि कई नागरिक अधिकारों को परिभाषित करती है, और जिन देशों ने आईसीसीपीआर को साइन किया था वो लीगली बाउंड हैं कि वो इसे फॉलो करें। लेकिन होता क्या है कि भारत में इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया गया है। कई देशों में एक स्पेसिफिक कानून है, जैसे यूएस में एक लॉ पास किया गया था कि आईसीसीपीआर में जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को वो यूएस में भी मिलेंगे, उसके लिए वहां कानून पास किया गया। लेकिन भारत ने ऐसा स्पेसिफिक कानून पास नहीं किया है। आईसीसीपीआर का आर्टिकल 12 क्या कहता है, इसके 4 क्लॉज हैं। आप यहां पर एक बार पॉज करके इन चारों को पढ़िए। तो पहले 2 जो क्लॉज हैं वो तो फ्रीडम देते हैं, वो अधिकार देते हैं। यही कहते हैं कि किसी भी देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, आपको मूवमेंट का अधिकार है अपने देश के अंदर। दूसरा, आप किसी भी देश को छोड़कर जा सकते हो, चाहे वो अपना खुद का देश क्यों ना हो। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इन दोनों ही अधिकारों पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, मॉरल्स या दूसरों के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ऐसे केस में इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि सरकारें रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कि मूवमेंट का अधिकार रोक दे, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मतलब मामला अगर है तो ऐसे में। लेकिन आप चौथा क्लॉज पढ़िए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। नो वन शैल बी आर्बिट्रेरीली डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एंटर हिज ओन कंट्री। किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के देश में फिर से एंटर होने से नहीं रोका जा सकता आर्बिट्रेरीली, कि सरकार बिना किसी रीजन के मना नहीं कर सकती कि उसको अपने देश में ना आने दिया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस चौथे क्लॉज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ये रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई है 12 क्लॉज 3 में, ये केवल इन 2 अधिकारों के लिए है। तो देश में री एंट्री पर, अपने ही देश में फिर से आने पर कोई भी रोक टोक नहीं है। इस क्लॉज की व्याख्या करते हुए ह्यूमन राइट्स कमिटी, जो यूएन की एक बॉडी है जो आईसीसीपीआर को इंटरप्रेट करती है, उसने ये बात कही है कि बहुत ही कम ऐसे केस हो सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को अपने ही देश में आने से रोका जाए। कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई हैं, जैसे कि इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड है तो फिर आप रोक सकते हो किसी व्यक्ति को कि हाँ आप देश में ना आए वापस।
उसके अलावा ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो केवल 1 और 2 वाले क्लॉजेस के लिए हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किसी भी व्यक्ति को अपने देश में एंटर होने से रोका नहीं जा सकता नॉर्मल टाइम्स में। हाँ, अगर इमरजेंसी लागू है तो फिर ऐसे केसेस के अंदर रोका जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर भी सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना चाहिए। मतलब कि अगर आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी को रोका है तो फिर सभी को रोको, सिलेक्टिवली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल ओरिजिन, इनके बेसिस पर किसी को रोकना गलत होगा। तो ये पॉइंट्स अभी तक हमने देखे वो सारे आईसिस वाइफ्स को भारत लौटाने के फेवर में थे, लेकिन अब उनको नहीं आने देने के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि देखिए कई यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर आईसिस फाइटर्स वापस लौट कर गए थे, जब सीरिया में युद्ध खत्म हुआ उसके बाद आईसिस हार गया था इराक में, तब कई सारे यूरोपियन नागरिक जो आईसिस ज्वाइन कर चुके थे वापस अपने देशों में लौट कर गए, वो अपने गृह देश में आतंकवादी हरकतों में शामिल पाए गए थे। खास करके फ्रांस जैसे देश में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि आईसिस से इंस्पायर्ड या आईसिस में शामिल कई सारे फाइटर्स अपने गृह देश में आतंकवादी हरकतों में शामिल थे या कुछ प्लान कर रहे थे, उससे पहले ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर क्राइम्स में भी शामिल थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी कई लोग शामिल हो गए थे, और कुछ नहीं तो वो स्लीपर सेल के रूप में भी काम कर सकते हैं। उनमें से कईयों का डी रेडिकलाइजेशन किया गया, उसके बावजूद वो पूरी तरह से सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाए थे। तो ये यूरोप का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो भारत में भी सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोगों से बना रहेगा लोन वुल्फ अटैक का। लोन वुल्फ का मतलब होता है कि जब कोई एक अकेला व्यक्ति हमला कर देता है, आतंकवादी हमला, तो उसको लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। तो ऐसे अटैक्स यूरोप में बहुत देखे गए हैं, तो भारत में भी इस प्रकार के अटैक्स ना हो, ये खतरा ना रहे, इसीलिए इनको वापस भारत नहीं आने देना चाहिए, या फिर अगर लाएं तो फिर इन्हें जेल में ही रखना चाहिए। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम क्या होगी कि इन पर कोई भी आरोप सिद्ध करना भारत की अदालतों में बहुत ही मुश्किल होगा। आप इस बात को समझिए कि ये महिलाएं एक विदेशी धरती पर एक आतंकवादी संगठन में शामिल थीं, और वहां पर भी जो लड़ाई है वो उनके पति लड़ रहे थे। तो एक तो एविडेंस लाना बहुत मुश्किल है, आप प्रूव कैसे करोगे कि उन्होंने वहां पर कोई जुर्म किया था या वो खुद आतंकवादी गतिविधियों में पर्सनली शामिल थी। तो जब तक ये साबित नहीं किया जा सकता तब तक उन्हें जेल नहीं होगी। तो इसीलिए भारत में उनको बेल मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, कोर्ट केस लंबा भी चल सकता है। तो ये वाला खतरा थोड़ा बना रहेगा, इसीलिए भारत की जो सरकार या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो शायद इन्हें वापस लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, ऑफिशियली सरकार या एजेंसीज ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ये बातें जो अभी मैंने आपको बताई हैं ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके ओपिनियंस हैं। एक ऐसा ही मामला अभी काफी चर्चा में था ब्रिटेन में। शमीमा बेगम नाम की एक 21 साल की महिला, जिसने 6 साल पहले आईसिस ज्वाइन कर लिया था एट द एज ऑफ 15, वो सीरिया की जेल में है अभी, और कब से वो दरखास्त कर रही है यूके सरकार से कि मुझे फिर से यूके में आने दिया जाए, लेकिन यूके सरकार ने उसकी सिटीजनशिप हटा दी थी। शी वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हर यूके सिटीजनशिप। तो अब वो फिर से कह रही है कि मुझे अपना सिटीजनशिप वापस दिया जाए और मुझे यूके वापस लाया जाए। लेकिन यूके के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जब तक उसे नागरिकता वापस नहीं मिल जाती यूके की, तब तक वो देश में कदम नहीं रख सकती। तो यूके सरकार ने तो ऑफिशियल रीजन क्या दे दिया है कि नागरिकता नहीं है, इसीलिए हम आने नहीं दे सकते। लेकिन भारत के केस में ये नागरिकता वाला क्लॉज भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि भारत में आप अपनी नागरिकता तब छोड़ देते हो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते हो। अब इस्लामिक स्टेट केवल नाम का स्टेट था, एक्चुअली में कोई स्टेट था नहीं, उसे किसी सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो अगर कोई इंसान जाके कहता है कि मैं इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर रहा हूं, तो वो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली त्याग नहीं देगा, क्योंकि वो लीगल नहीं है। इस्लामिक स्टेट वॉज नेवर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ऐसे में इन महिलाओं की भारतीय नागरिकता अभी भी बरकरार है। हाँ, भारत सरकार चाहे तो उनकी नागरिकता हटा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। तो इसीलिए ये वाला भी पॉइंट यूज करा जा सकता है इन महिलाओं के द्वारा कि हम भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए हमें वापस आने दिया जाए। तो आने वाले कुछ महीनों में ये देखना होगा कि भारत सरकार आईसीसीपीआर की गाइडलाइंस को प्राथमिकता देती है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को। अब ये जो पूरा टॉपिक है ये डायरेक्टली यूपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है एज इट इज। एथिक्स के अंदर GS4 में भी ये पूछा जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको भाषा की मर्यादा बनाए रखनी है। ऐसे लिखिए जैसे आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो कमेंट में। जो अच्छे आंसर होंगे उन पर मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो देखते हैं आप लोग कैसा लिख पाते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। अब अगर आप 2022 और 23 यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारत के टॉप एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। इन सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है, ये प्राइस आपको पे करनी होगी विद द डिस्काउंट। और अभी एक महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड कोर्स अगर आप लेते हैं, जो आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवा देगा यूपीएससी की, उस पर आपको 25% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। और अगर आप कोड यूज कर लेंगे महिपाल तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो टोटल 35% डिस्काउंट है। तो ये वाली प्राइसेस भी आपको पे नहीं करनी है। 51,700 रुपीज में आपको जीएस और ऑप्शनल का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। और अभी ये सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि आपको 1 साल की वैलिडिटी नहीं, 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, क्योंकि मेंस 2022 और मेंस 2023 तक 1 ईयर 2 ईयर प्लान वैलिड रहेगा। इस सब्सक्रिप्शन पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। हर महीने एक छोटा अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके साथ प्रिंटेड बुक्स आपको फ्री में मिलेंगी। पूरे किताबों का, जीएस की किताबों का ये सेट है। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लें, आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं और एक स्पेशल 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग वाला बैच भी बन रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इनको ज्वाइन कीजिए। महिपाल कोड यूज़ करके आप इनको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। हर रविवार कॉम्बैट होता है 11 बजे। इसमें हिस्सा लेकर आप बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप अपने प्रीलिम्स के लेवल को जज कर सकते हैं कि देश के दूसरे एस्पिरेंट्स के मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।